तो कहानी की शुरुआत में एक पुलिस ऑफिसर ड्वाइट नाम के एक बहुत ही बड़े माफिया के दारू के कारखाने में इंस्पेक्शन करने आया, जहां पर ऑफिसर को डराने की कोशिश में ड्वाइट के एक साथी ने उसके ऊपर बड़े बड़े दारू से भरे ड्रम गिरा दिए और ऑफिसर का थोबड़ा पिचकने से उसकी मौत हो गई। फिर इसके बाद जब ड्वाइट को इस बारे में पता चला तो उसने खुद को और अपने साथियों को बचाने के लिए एक प्लान बनाया, जिसके अनुसार ड्वाइट के साथी अगले दिन खुद ही पुलिस को बुलाकर उस ऑफिसर की लाश को दिखाते हैं और पुलिस वालों से यही कहते हैं कि हमें उस मरे हुए ऑफिसर के बारे में कुछ भी नहीं पता और शायद वो पिछली रात अकेले कारखाने में आकर दुर्घटना का शिकार हो गया होगा। पर इसके बावजूद भी पुलिस वाले ड्वाइट की फैक्ट्री को बंद कर देते हैं, जो देखकर मिया नाम की लड़की ऑफिसर के पास आकर उससे इसका कारण पूछने की कोशिश करती है, क्योंकि ऑफिसर की मौत तो दुर्घटना में हुई थी और ऐसे में पुलिस वाले फैक्ट्री को सील नहीं कर सकते थे। पर तब पुलिस ऑफिसर मिया को बताता है कि जब तक इस बात की तहकीकात पूरी तरह से नहीं हो जाती कि ऑफिसर की मौत सच में दुर्घटना के कारण हुई थी, तब तक फैक्ट्री को नहीं खोला जा सकता। जो बात सुनने के बाद ड्वाइट के सारे साथी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अब वैसे ये वीडियो इस कहानी के 3rd सीजन का 2nd और आखिरी पार्ट है, जिसके बाकी पार्ट में एक्सप्लेन करके ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ और उनका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैरबी फैक्ट्री के बंद होने के बाद ड्वाइट के साथियों की नजर पास मौजूद एक गाड़ी पर पड़ती है, जिसमें ड्वाइट के सबसे बड़े दुश्मन जेरी का बेटा कोल बैठा हुआ था और उसको देखने के बाद सब लोग समझ गए थे कि जेरी ने ही जलन के मारे पुलिस वालों को पैसे खिलाकर इस फैक्ट्री को बंद करवाया होगा। वहीं ड्वाइट अभी अपने घर में अपनी बहन जोना के पास बैठा हुआ था, जहां पर उससे बात करते हुए उसको बता देता है कि किस तरह से कुछ दिन पहले ड्वाइट को मूसा नाम के एक टॉप रैंक FBI ऑफिसर ने पकड़ लिया था ताकि वो ड्वाइट की मदद से बॉम्ब बनाने वाले एक आतंकवादी डेकन को पकड़ सके। इस बात को सुनने के बाद जोना काफी ज्यादा हैरान होती है और साथ ही अब उसे ये बात भी समझ आ गई थी कि इतने दिनों से ड्वाइट अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था। खैर अभी फिलहाल के लिए ड्वाइट बिल के लिए भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे ड्वाइट के चुपके से डेकन से मिलने के बारे में पता चल गया था और पूरी बात पता ना होने के कारण बिल को लग रहा था कि ड्वाइट खुद को बचाकर बाकी सबको फंसाने की साजिश कर रहा है। इसी वजह से बिल ने पिछली रात ड्वाइट के घर में आकर उससे बहसबाजी भी करी थी, जिसके बाद जब बिल अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे काफी सारे FBI ऑफिसर ने आकर गिरफ्तार कर लिया था। अब उसकी गिरफ्तारी के बारे में किसी को कोई भी अंदाजा नहीं होता और साथ ही सबको लग रहा था कि या तो बिल को किसी ने किडनैप कर लिया है या फिर ड्वाइट ने गुस्से में उसे ठिकाने लगा दिया है। खैर अब थोड़ी देर बाद ड्वाइट अपने साथियों से मिच के कसिनो में मिलता है, जहां किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि फैक्ट्री के बंद होने के बाद वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने दारू के ब्रांड को लॉन्च करने के लिए पहले से ही काफी बड़ा स्टॉक बनवा कर रखा था। लेकिन ड्वाइट इस बात से परेशान नहीं था, क्योंकि उसके पास अभी भी एक रास्ता होता है। वो सबसे कहता है कि हमें फैक्ट्री के अंदर घुसकर अपने सारे स्टॉक को चुराना होगा और उसके बाद मेरी जान पहचान के कुछ लोग उस स्टॉक को कम पैसों में खरीद लेंगे, क्योंकि तहकीकात के खत्म होने तक हमारे दारू बेचने के लाइसेंस को अटॉर्नी जनरल की तरफ से रद्द कर दिया गया है। इसीलिए अगर इस स्टॉक के खत्म होने के बाद भी हमारे लाइसेंस को वापस नहीं करा जाता तो हम लोग नए नाम के साथ एक नई ब्रांड बनाएंगे और हमारे बाकी के ड्रम में बचे हुए स्टॉक को वहां पर से बेचेंगे। और ड्वाइट के बाकी सारे साथी भी इस पर मानकर तुरंत ही दारू को चुराने के लिए फैक्ट्री की तरफ चले गए थे। लेकिन गुडी अभी भी ड्वाइट के पास ही बैठा हुआ था, जो ड्वाइट को बताता है कि उसके पास बिल के साथियों का कॉल आया था, क्योंकि पिछली रात से बिल घर पर नहीं पहुंचा है और उन्हें लग रहा है कि ड्वाइट ने बिल को जान से मार दिया होगा। इस पर ड्वाइट गुडी को बताता है कि असल में रात में बिल उसके पास आया तो था, लेकिन उसके वहां से निकलने के बाद ड्वाइट को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और जैसा कि बिल को गायब करने में न्यूयॉर्क के माफिया डी का भी हाथ हो सकता था, इसीलिए ड्वाइट सीधा डी को कॉल करके उससे मिलने की बात करता है और इस पर डी भी मान जाता है। इधर ड्वाइट के बाकी सारे साथी फैक्ट्री के बाहर पहुंच गए थे, जहां पहुंचने के बाद मिया और मिच फैक्ट्री के अंदर जाने की कोशिश करने लग जाते हैं, पर तभी एक ऑफिसर उनके पास आकर उनको रुकने के लिए कहता है। तब सबसे पहले तो मिच उस ऑफिसर को मारकर बेहोश करता है और बाद में फैक्ट्री के गेट पर लगी सील को तोड़कर फैक्ट्री के अंदर रखी दारू के कार्टून्स को अपनी और अपने दोस्तों की गाड़ी में भर देता है। इसके बाद वो लोग वहां पर से उन कार्टून्स को कहीं पर डिलीवर करने के लिए जाने लग गए थे, जिस दौरान बुद्धि तो ग्रेस के साथ किसी और रास्ते से जाने वाला था और मिच मिया के साथ दूसरे रास्ते से। वहीं जेरी को जब ड्वाइट की फैक्ट्री के कुछ समय के लिए बंद होने के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि इससे ड्वाइट का ज्यादा नुकसान नहीं होगा और ड्वाइट किसी न किसी तरह से जल्दी ही अपनी फैक्ट्री को बचा ही लेगा। तभी पास में ही मौजूद कोल जेरी को बताता है कि उसने ड्वाइट और उसके बाकी सारे साथियों की गाड़ी पर ट्रैकर लगाए हुए हैं और फिलहाल के लिए ड्वाइट के साथी फैक्ट्री से दारू को चुरा कर उसे कहीं पर सप्लाई करने के लिए लेकर जा रहे हैं। ये बात सुनते ही जेरी कोल से कहता है कि अगर तुम मेरी नजरों में खुद को ऊपर उठाना चाहते हो तो ड्वाइट को जाकर खत्म कर दो। अब जेरी ने सीधा ड्वाइट को खत्म करने के लिए इसीलिए बोला था क्योंकि वो जानता था कि अगर वो ड्वाइट के साथियों से उस दारू को चुरा भी लेगा तो भी कहीं ना कहीं ड्वाइट उस नुकसान को रिकवर कर लेगा। पर अगर इस बीच ड्वाइट खुद ही मारा जाता है तो उसका पूरा ग्रुप वैसे ही बर्बाद हो जाएगा।
खैर कोल ड्वाइट को मारने के लिए एक बार में मान जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही अपने साथियों से कॉल करके ड्वाइट की लोकेशन के बारे में पता करता है और ड्वाइट अभी के लिए टाइसन के साथ री से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। खैर अपने साथियों को ड्वाइट के पीछे लगाने के बाद कोल ने उन्हें ये ऑर्डर भी दे दिए थे कि अगर रास्ते में उन्हें ड्वाइट को जान से मारने का मौका मिलता है तो वो लोग ड्वाइट को जान से मार दें। वहीं बिल का साथी चैड अभी भी बिल के गायब होने के कारण काफी ज्यादा परेशान था, इसीलिए वो बुद्धि को कॉल करके बिल के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन बुद्धि को तो बिल के गायब होने के बारे में कुछ पता भी नहीं था। इधर बिल असल में FBI क्वार्टर के एक इंटेरोगेशन रूम में कैद था, जिसको वहां पहुंचाने में असल में मूसा का हाथ था और मूसा ने ऐसा इसीलिए करवाया था क्योंकि बिल को ड्वाइट के डैकन से मिलने के बारे में पता चल चुका था और जितने लोगों को इस बारे में बाहर पता होता, डैकन को पकड़ना मूसा के लिए उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। खैर अभी बिल बार बार चिल्ला कर मूसा से उसे बाहर निकालने को कहता है, मगर मूसा उसकी बातों को इग्नोर करके उसके बार बार चिल्लाने के कारण अपना सर पकड़ लेता है। वहीं जब मिच और मियां दारू की डिलीवरी करने के लिए ड्वाइट के एक साथी के पास जा रहे थे, तभी अचानक से एक पुलिस ऑफिसर अपनी बाइक से उनका पीछा करते हुए उन्हें रुकने को कहता है और मिच के गाड़ी को रोकने पर ऑफिसर गाड़ी की तलाशी करके उसमें रखे दारू के कार्टून्स को देख लेता है। तब उस समय पर मिच ऑफिसर से बात करते हुए उसे रिश्वत देने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑफिसर के मना करने पर मिच को ये बात समझ में आ जाती है कि असल में उस ऑफिसर को कोल ने ही उनकी गाड़ी के पीछे लगाया होगा। अब ये बात समझ आते ही मिच सबसे पहले तो गाड़ी की डिग्गी को ऑफिसर के सर पर मारकर उसे बेहोश करता है और बाद में ऑफिसर की बाइक के टायर को भी पंचर करके मियां के साथ वहां पर से निकल जाता है। इसके बाद थोड़ी ही देर में वो लोग दारू की डिलीवरी करने के लिए एक चर्च में पहुंच गए थे, जहां पर एक पादरी रहा करता था और चर्च के काम को करने के साथ साथ वो पादरी पीछे से दारू भी सप्लाई करा करता था। ये देखकर मिच और साथी मियां भी काफी ज्यादा शौक होते हैं, लेकिन पादरी से पैसे लेने के बाद वो लोग वहां पर से वापस आने लग जाते हैं। इधर कोल के गुंडे ड्वाइट को मारने के लिए उसकी गाड़ी का पीछा करने लग गए थे, मगर उन्हें ये बात नहीं पता थी कि उन लोगों की गाड़ी के पीछे भी ड्वाइट के एक साथी बिगफुट की गाड़ी लगी हुई थी। खैर अभी बिगफुट ड्वाइट को कॉल करके बता देता है कि कुछ गुंडे उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं और ये बात जानने के बाद ड्वाइट एक प्लान बनाकर अपनी गाड़ी को एक पेट्रोल पंप पर रुकवाता है। तब पेट्रोल पंप पर उतरकर वो तो टाइसन के साथ सुपरमार्केट में चला गया था, जिस दौरान ही वो गुंडे भी अपनी गाड़ी से उतरकर उसे मारने के लिए सुपरमार्केट के अंदर आने लग गए थे, लेकिन उन लोगों के सुपरमार्केट में कदम रखने से पहले ही बिगफुट अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता है और एक एक करके उन सभी गुंडों को पील पाल कर साइड कर देता है। इसके थोड़ी ही देर बाद री से मिलने के लिए ड्वाइट एक रेस्टोरेंट में पहुंच गया था, जहां पर री अपने साथ साइमन को भी लेकर आया था, जिसे देखकर ड्वाइट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही वो री से ये बात भी कहता है कि ऐसे बेवकूफों को माफिया की दुनिया से दूर रखना चाहिए। खैर अभी डी ड्वाइट से बात करते हुए उससे उसके दारू वाले बिजनेस का 80% शेयर मांगता है और अगर ड्वाइट ऐसा नहीं करता तो री किसी न किसी तरह से ड्वाइट को जान से मारकर उसके पूरे बिजनेस को अपने नाम कर लेता। ये बात सुनने के बाद तो ड्वाइट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब तो वो री को 1% शेयर भी नहीं देना चाहता था और साथ ही उसे री का कोई डर भी नहीं था, इसीलिए वो गुस्से में आकर री को गालियां देना चालू कर देता है। जिस दौरान ही गुस्से में री ने ये बात भी बोल दी थी कि बिल को गायब करने के पीछे भी री का ही हाथ है। ये सुनने के बाद री गुस्से में क्लियर करता है कि बिल को गायब करवाने में उसका कोई भी हाथ नहीं है और अगर उसको बिल से कोई दिक्कत होती तब भी उसके लिए बिल को सबके सामने जान से मरवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ड्वाइट और री इस बारे में बहस कर ही रहे थे कि तभी अचानक से कोल अपने साथियों के साथ वहां पर मास्क पहन कर आता है और ड्वाइट के साथ साथ री के ऊपर भी अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। उस दौरान टी और ड्वाइट अपनी जान बचाने के लिए एक ही टेबल के पीछे छुप गए थे और साथ ही री को लग रहा था कि रेस्टोरेंट में गोली चलवाना ड्वाइट की ही एक चाल है ताकि टी को जान से मरवाया जा सके। इस वक्त ड्वाइट और री की जान बचाने के लिए टाइसन भी कोल और उसके साथियों की तरफ गोलियां चला रहा था, पर अभी कोल और उसके साथियों की गोलियां खत्म हो जाने के बाद वो लोग वहां पर से भाग जाते हैं और ड्वाइट और री दोनों ही टेबल के ऊपर आ जाते हैं। तब गुस्से में री ड्वाइट के ऊपर चिल्लाकर अपने साथियों के साथ वहां पर से चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ मिच के कसीनो में कुछ पुलिस वाले गुडी के पास आकर उसे बताते हैं कि एडमंड असल में इतने समय से गायब इसी वजह से था क्योंकि उसने काफी दिन पहले अपने घर के अंदर ही बीवी के चोट जाने के कारण सुसाइड कर ली थी। ये बात सुनने के बाद गुडी ड्वाइट को कॉल करके इस बारे में बता देता है, जो सुनने के बाद ड्वाइट को बहुत ज्यादा दुख हुआ था और जैसा कि अब वो अपने किसी भी साथी को नहीं खोना चाहता था, इसीलिए वो री के साथ चल रही अपनी जंग को रोकने के लिए री को कॉल करने की भी कोशिश करता है, मगर री उसका फोन नहीं उठाता। अब इसके थोड़ी देर बाद जब ड्वाइट अपने साथियों के साथ मिच के कसीनो में बैठा था तो री खुद ड्वाइट के पास कॉल करके उससे बात करता है, जिस दौरान ड्वाइट ने पहले तो उसे ये समझा दिया था कि मैंने तुम्हारे ऊपर हमला करवाने की कोशिश नहीं करी है और उस हमले के बारे में मुझे खुद को भी कुछ नहीं पता था। ये बोलने के बाद ड्वाइट री के सामने वापस से एक ऑफर रखता है कि री ड्वाइट के दारू के बिजनेस को री के एरिया में फैलाने में मदद करेगा, जिसके बदले में वहां से आने वाले प्रॉफिट का कुछ % शेयर ड्वाइट री को दे दिया करेगा।
हालांकि शुरुआत में तो डी ने इसके लिए साफ मना कर दिया था, पर बाद में कुछ % प्रॉफिट कमाने के लिए डी इस पर मान जाता है। लेकिन साथ साथ वो ड्वाइट को धमकी भी देता है कि जरूर एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब डी ड्वाइट का पूरा एम्पायर अपने नाम कर लेगा। लेकिन ड्वाइट इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देकर कॉल को काट देता है। अब जैसा कि ड्वाइट को ये बात भी पता थी कि रेस्टोरेंट में होने वाला हमला जेरी ने ही करवाया था और जेरी अटॉर्नी जनरल के दम पे उछलता है, तो ड्वाइट अगले दिन फुल टशन में सीधा अटॉर्नी जनरल से मिलने के लिए उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। वहां जाके अटॉर्नी जनरल से बात करने पर ड्वाइट को ये बात तो समझ आ गई थी कि अटॉर्नी जनरल बस जेरी की बातें इसीलिए मानता था क्योंकि जेरी ने इलेक्शन जीतने में उसकी मदद करी थी, और साथ ही अटॉर्नी जनरल को हमेशा डर लगा रहता था कि अगर वो जेरी के किसी भी काम को मना करेगा तो जेरी पक्का उसको या फिर उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसीलिए ड्वाइट फिलहाल के लिए उसको समझाता है कि अगर तुम मेरी बहन के लाइसेंस को वापस से चालू करवा देते हो तो तुम्हें कभी भी जेरी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे भी कुछ समय बाद मेरे साथ का एक बंदा गवर्नर बन जाएगा। अब जेरी से परेशान होने के कारण वैसे तो अटॉर्नी जनरल ड्वाइट के साथ मिलकर काम करना चाहता था, लेकिन फिलहाल वो अपने डर को काबू नहीं कर पाता और ड्वाइट को उसके ऑफिस से जाने के लिए कह देता है। इधर कोल ने स्पेंसर को मिलने के लिए उसे अपने पास बुलाया था, जहाँ स्पेंसर के आते ही वो सबसे पहले तो उससे पिछली रात के लिए माफी मांगता है और साथ ही स्पेंसर को ये बात भी बताता है कि वो स्पेंसर को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया है और वो इस सारे खून खराबे से दूर होना चाहता है, लेकिन हर बार उसे अपने पिता को खुश करने के लिए ना चाहते हुए भी इन कामों को करना पड़ता है। इधर टाइसन मिच के बारे में गुडी के साथ थोड़े से और पैसे बनाना चाहता था, जिसके लिए वो गुडी के साथ फेक पुलिस वाला बनकर ऐसे बच्चों को लूटने का डिसाइड करता है जो कि कम उम्र में ही ड्रग का सेवन करने लगते थे। शुरुआत में तो गुडी ने इस काम के लिए मना कर दिया था, पर जैसा कि उन्होंने काफी समय से कोई साइड मिशन नहीं करा था, इसीलिए थोड़े से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ड्वाइट भी उसका साथ देने के लिए मान जाता है। इसके लिए वो स्पेंसर को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं और बाद में स्पेंसर कुछ कॉलेज के बच्चों के घर में जाकर उनके घर के पूरे हाल को देखती है और बाद में बाहर गाड़ी में बैठे टाइसन और गुडी के पास आकर उन्हें सब कुछ बता देती है। फिर जैसे ही उन दोनों को पता चलता है कि उस घर के अंदर कोई सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद नहीं है, तो गुडी और टाइसन अंदर जाकर सबसे पहले तो अंदर बैठे कॉलेज के बच्चों को गन पॉइंट पर लेते हैं और बाद में उन्हें धमकाकर उनके घर में छुपाया हुआ सारा ड्रग लेकर वापस से गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। इधर जैसा कि ड्वाइट किसी भी हालत में अटॉर्नी जनरल को अपनी तरफ करना चाहता था, इसीलिए वो कुछ सोचकर मार्गरेट के पास कॉल करता है और मार्गरेट से अटॉर्नी जनरल की बीवी एना से मिलकर अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ चीजें पता करने के लिए कहता है। टाउन में पॉपुलर होने की वजह से मार्गरेट के लिए एना से मिलना बहुत ज्यादा आसान था और एना से मिलने के बाद मार्गरेट ने उससे बातें करते करते ये बात पता लगाई थी कि अटॉर्नी जनरल को जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत है। इस बारे में जब मार्गरेट ड्वाइट को कॉल करके बताती है तो ड्वाइट कुछ सोचते हुए मार्गरेट के साथ सीधा कार्ल से मिलने के लिए पहुंच जाता है और कार्ल से कहता है कि वो अपने नाम से अटॉर्नी जनरल को मीटिंग करने के लिए अगले दिन मिच के कसिनो में बुला ले। तब शुरू में तो कार्ल ने इस काम को करने से मना कर दिया था क्योंकि वो जानता था कि ड्वाइट अटॉर्नी जनरल को अपनी तरह करना चाहता है, जबकि अटॉर्नी जनरल जेरी का आदमी है, और अगर धोखे से ड्वाइट का अटॉर्नी जनरल के साथ दोस्ती बनाने का प्लान फेल हो जाता और बाद में अटॉर्नी जनरल इन सब चीजों के बारे में जेरी को बता देता तो जेरी कार्ल को भी जान से मारने की कोशिश करता। इस पर ड्वाइट मार्गरेट से कार्ल को समझाने के लिए कहता है और मार्गरेट से बात करने के बाद कार्ल ना चाहते हुए भी इस काम को करने के लिए मान जाता है। फिर इसके अगले दिन अटॉर्नी जनरल के मिच के कसिनो में आने पर ड्वाइट ने उसके लिए पोकर की कुछ चिप भिजवा दी थी, जिन्हें देखने के बाद अटॉर्नी जनरल अपने जुए की आदत को कंट्रोल नहीं कर पाता और जाकर पोकर खेलने लगता है। तब शुरू में उसका इंटरेस्ट बनाने के लिए ड्वाइट उसे लगातार जीतने देता है, जिससे अटॉर्नी जनरल धीरे धीरे करके और ज्यादा बड़ा अमाउंट लगाने लग गया था, लेकिन ड्वाइट की वजह से हर बार वो जीते जा रहा था। फिर इसके बाद जब अटॉर्नी जनरल पूरी तरह से गेम में डूब जाता है तो ड्वाइट अपने एक आदमी से पोकर के डाइस को ही चेंज करवा देता है, जिसकी वजह से अब अटॉर्नी जनरल धीरे धीरे हारने लग गया था। लेकिन इतना सारा पैसा जीतने के बाद अटॉर्नी जनरल उस पैसे को हारना नहीं चाहता था, इसीलिए लगातार हारने के बावजूद भी वो खेलता रहता है और एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने पास पैसे खत्म हो जाने के कारण कसिनो से ही लोन लेना पड़ गया था। लेकिन लोन लेने के बावजूद भी वो बहुत ही बुरी तरह से हार जाता है, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल के पास तो लोन चुकाने तक के पैसे नहीं बचे थे और यही असल में ड्वाइट का प्लान भी था। वो हर एक जुआरी की आदत को अच्छे से जानता था और उसे पता था कि आखिरी में ऐसा ही होगा। इसीलिए आगे जब अटॉर्नी जनरल बहुत ज्यादा दुखी होकर अपने टेबल पर बैठ जाता है तो ड्वाइट खुद उसके पास जाकर उससे बात करता है और उसका लोन माफ करने के बदले में अटॉर्नी जनरल को उसकी तरफ आने को कहता है। इस पर अटॉर्नी जनरल भी मान गया था, जिसके बाद उसने अगले ही दिन जोना के लाइसेंस को वापस करवाकर उनकी फैक्ट्री को भी चालू करवा दिया था, जिससे जोना और साथी ड्वाइट बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन इस बारे में जेरी को पता चलने पर वो अटॉर्नी जनरल के पास जाकर उसे बहुत ज्यादा सुनाता है, पर जैसा कि ड्वाइट के कारण अब अटॉर्नी जनरल को जेरी से डरने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो उल्टा जेरी को ही गालियां देकर वहां पर से जाने के लिए कहता है। लेकिन इस बात से गुस्से में आकर जेरी अटॉर्नी जनरल को मारने लग गया था
और अब उसकी इसी गलती की वजह से अटॉर्नी जनरल सिक्योरिटी को बुलाकर उसे जेल में डलवा देता है। खैर इसके बाद जैसे तैसे कोल ने जेरी को जेल से बाहर निकलवा तो लिया था, मगर जेरी इस बात को जान चुका था कि अभी के लिए वो ड्वाइट के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहीं जैसा कि ड्वाइट ने डेकन नाम के उस आतंकवादी को बॉम्ब बनाने का ऑर्डर दिया हुआ था, तो डेकन भी उस बॉम्ब को कंप्लीट कर लेता है। पर कहीं ना कहीं उसे ड्वाइट के काम करने के तरीके पे डाउट हो रहा था कि वो इतनी आसानी से तो किसी को भी नहीं मरवाना चाहेगा। इसीलिए फिलहाल के लिए उसका ड्वाइट के ऊपर से भरोसा उठ जाने के कारण वो जेरी के घर पर पहुंच जाता है और जेरी को इस बारे में बता देता है कि ड्वाइट ने उसको मरवाने के लिए एक बॉम्ब बनवाया था। इस बात को सुनने के बाद तो जेरी इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो डेकन के सामने और ज्यादा पैसे ऑफर कर उसे उस बॉम्ब से ड्वाइट को ही जान से मारने को कहता है। और जैसा कि डेकन आतंकवादी होने के कारण अपने बॉम्ब से ज्यादा लोगों को जान से मारना चाहता था, इसीलिए फिलहाल के लिए उसने जेरी की बात को मानकर बॉम्ब को सीधा एक होटल में जाकर रख दिया था, जहां पर रात में काल के स्पीच देने की वजह से वहां पर बहुत ही बड़े बड़े लोगों के साथ मार्केट भी मौजूद होने वाली थी। इन सारी बातों से अनजान मार्केट तो अभी पूरी की पूरी तैयारी में जुटी हुई थी और वहीं ड्वाइट भी अपनी फैक्ट्री में वापस से काम शुरू करवाने में लगा हुआ था। तब उसी दौरान डेकन ड्वाइट के पास कॉल करके उससे झूठ बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए बॉम्ब को बना दिया है और आज शाम में तुम मेरी फैक्ट्री में आके पैसे दे के बॉम्ब को ले जाना। तब ड्वाइट भी इस पर मानकर डेकन का कॉल कटने के बाद मूसा को इस बारे में कॉल करके बताता है और अपने प्लान के अकॉर्डिंग मूसा ने डिसाइड कर लिया था कि वो खुद भी ड्वाइट के साथ ही जाएगा और जैसे ही ड्वाइट वहां पर बॉम्ब की डीलिंग कर रहा होगा तो उस समय पर मूसा अंदर जाकर डेकन को रंगे हाथों पकड़ लेगा। फिर इसके थोड़ी देर बाद जब ड्वाइट मूसा के साथ डेकन के पास जाने के लिए निकलता है तो उस समय पर मूसा से बात करके ड्वाइट को ये बात पता चल जाती है कि मूसा ने ही बिल को अपने साथियों से कहकर गिरफ्तार करवाया था ताकि बिल अपनी तरफ से ड्वाइट के लिए कोई गड़बड़ खड़ी ना कर दे। इसीलिए फिलहाल के लिए ड्वाइट मूसा से उसको छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन मूसा ये काम डेकन को पकड़ने के बाद करने वाला था। खैर अभी रास्ते में ड्वाइट को ये बात भी पता चली थी कि मूसा असल में डेकन के पीछे इतना नहा धोकर इसी वजह से पड़ा हुआ था क्योंकि डेकन के द्वारा करवाए गए एक बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से उसके पार्टनर की मौत हो गई थी, जिसका मूसा को बहुत ज्यादा दुख था और तब से ही वो डेकन के खिलाफ किसी भी सूरत में सबूत इकट्ठा करके उसे पकड़ना चाहता था। पर जैसा कि कानून के हिसाब से एक बार रंगे हाथों पकड़े जाने के कारण डेकन को लंबी सजा नहीं हो सकती थी, इसीलिए मूसा ड्वाइट को ये परमिशन भी दे देता है कि ड्वाइट डेकन से उसके क्लाइंट के बारे में जानने के लिए उसका जितना चाहे उतना मोर बना सकता है। इसी तरह से बातें करते हुए जल्दी ही वो दोनों डेकन के वेयर हाउस के बाहर आ गए थे, जहां आने के बाद मूसा ड्वाइट के अंदर जाने से पहले उसे एक माइक्रोफोन अपने पास रखने को कहता है, जिसको ड्वाइट ने अपने पास रख तो लिया था, लेकिन वेयर हाउस के अंदर जाने से पहले ड्वाइट उस माइक्रोफोन को बाहर ही गिरा देता है। असल में ड्वाइट के डेकन को लेके कुछ और ही प्लान थे। फिलहाल उसके अंदर जाते ही डेकन ने ड्वाइट को गन पॉइंट पर ले लिया था, जो देखकर पहले तो ड्वाइट को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर तभी अचानक से वेयर हाउस में पहले से छुपे हुए मिच और साथ ही बिगफुट आकर डेकन को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। दरअसल ड्वाइट को भी डेकन के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने मीटिंग लोकेशन के डिसाइड होने के तुरंत बाद ही मिच और साथ ही बिगफुट को वहां पर भेज दिया था। खैर फिलहाल के लिए ड्वाइट डेकन को अपने साथ पीछे वाले रास्ते से बिगफुट और साथ ही मिच के साथ जंगल में बनी एक खाली बिल्डिंग में ले जाता है और वहां पर वो उसे बुरी तरह से मारते हुए उससे जानने की कोशिश करता है कि आज तक उसने कितने जनों को बॉम्ब बनाकर दिए हैं और फिलहाल के लिए उसने किन किन लोगों से ऑर्डर ले रखा है। अब वैसे ये सब ड्वाइट मूसा के लिए ही कर रहा था ताकि बाद में मूसा को डेकन को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में आसानी हो। वहीं मूसा जब काफी देर तक बाहर रहता है और उसे ड्वाइट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो भी अपने साथियों के साथ भागता हुआ वेयर हाउस के अंदर चला जाता है। पर वहां से तो अब तक ड्वाइट और उसके साथी डेकन को लेकर जा चुके थे, जिसकी वजह से मूसा गुस्से में चिल्लाने लगता है क्योंकि वो भी जानता था कि अब अगर डेकन ड्वाइट के पास है तो ड्वाइट पक्का मूसा से कोई ना कोई काम करवा कर ही डेकन को उसके हवाले करेगा। इधर जेरी के घर में कोल को भी जेरी से बात करके पता चल चुका था कि जेरी ने डेकन से कहकर एक होटल में बॉम्ब लगवाया है, जहां पर ड्वाइट के साथ साथ उसके चहीतों की भी जान जा सकती है। ये बात सुनने के बाद तो कोल को स्पेंसर की चिंता होने लग गई थी, साथ ही उसे जेरी की ऐसी हरकतों की वजह से दुख भी हो रहा था क्योंकि जेरी के इस तरीके से काफी सारे मासूम लोगों की भी जान जाने वाली थी। पर फिलहाल के लिए कोल जेरी के सामने तो एकदम नॉर्मल बिहेव करता है और बाद में चुपके से स्पेंसर की लोकेशन को पता करके एक बार में पहुंच जाता है। असल में स्पेंसर वहां पर टाइसन के साथ उन ड्रग्स को बेचने के लिए आई थी जिनको उन्होंने कॉलेज के बच्चों से चुराया था। अब ड्रग बेचते हुए जैसे ही स्पेंसर की नजर कोल पर पड़ती है तो उसके साथ बाहर आ जाती है, जहां कोल ने उसे बता दिया था कि स्पेंसर के साथियों की जान मुसीबत में है क्योंकि उसके पिता ने किसी होटल में बॉम्ब लगवाया है। ये बात सुनने के बाद तो स्पेंसर के चेहरे पर डाउनलोड पेंडिंग वाली फीलिंग आ जाती है और वो बार के अंदर वापस जाकर लड़कियों के बीच में बैठे टाइसन को उठाकर ये बात बता देती है। टाइसन भी इस बारे में सुनकर भौचक्का रह गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि फिलहाल उसे क्या करना चाहिए। वहीं ड्वाइट ने अब तक उस सुनसान घर में डेकन को मार मार कर उसका जबरा बना दिया था और साथ ही उसके काफी सारे क्लाइंट के नाम के साथ साथ उनका एड्रेस भी रिकॉर्ड करवा लिया था।
इसके बाद वो मिच और बिगफुट से डेकन को उसकी सही जगह पर डालने को कहता है, जो सुनने के बाद मिच और बिगफुट भी बिल्कुल ऐसा ही करने लग गए थे। पर तभी अचानक से ड्वाइट को टाइसन कॉल करके बॉम्ब के बारे में बताता है, जो सुनने के बाद तो ड्वाइट गुस्से में वापस से डेकन के पास जाकर उसे मारने लग गया था। तब उसके डेकन से पूछने पर डेकन उसे बता देता है कि उसने कॉल की स्पीच वाली जगह पर बॉम्ब लगाया है, जो बस 10 मिनट में फटने वाला है। ये सुनकर ड्वाइट तुरंत ही मूसा को कॉल करता है, जिस दौरान कॉल उठाते ही मूसा ड्वाइट से डेकन के बारे में पूछने लग गया था। पर अभी जैसे ही ड्वाइट उसको डेकन के बारे में ना बताकर उस बॉम्ब के बारे में बताता है, तो मूसा तुरंत ही बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने के लिए अपनी एक बहुत बड़ी टीम के साथ होटल के बाहर जाने लगता है। और इधर कॉल कटने के कुछ सेकंड के अंदर अंदर ड्वाइट ने डेकन को एक पुराने कॉफिन में डलवाकर उसी घर में सड़ने के लिए छोड़ दिया था। जिसके बाद ड्वाइट खुद भी जल्दी से जल्दी बिगफुट और मिच के साथ होटल की तरफ जाने लगता है, जहां रास्ते में वो कार्ल और मार्गरेट को काफी बार कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पार्टी में आए सभी लोगों ने सिक्योरिटी पर्पस के कारण अपने अपने फोन को काउंटर पर ही जमा करवाया हुआ था। इसके कारण ड्वाइट को और ज्यादा टेंशन होने लग जाती है। पर किस्मत से सिर्फ 4 मिनट पहले मूसा अपनी टीम के साथ होटल के बाहर पहुंच जाता है और होटल के अंदर जाकर सभी लोगों को होटल से बाहर जाने को कहने लगता है। उस दौरान बॉम्ब के बारे में सुनने के बाद तो सभी लोगों की फट के 4 से 64 हो गई थी, जिसके कारण वहां पर भगदड़ मच जाती है और लोग गिरते पड़ते हुए जल्दी से जल्दी होटल से बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद जब बॉम्ब फटने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था, तब तक वहां पर मिच और साथी ड्वाइट भी पहुंच गए थे, जिस दौरान होटल के अंदर जाकर ड्वाइट लोगों की भीड़ में से मार्गरेट को लेकर बाहर जाने लगता है। और अब तक मिच भी जल्दी से जल्दी सभी लोगों को होटल से बाहर लेकर आने लग गया था। तब समय रहते सभी लोग होटल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बॉम्ब के फटने पर उसके इम्पैक्ट से मिच थोड़ा सा दूर जाकर गिरता है। इसके थोड़ी देर बाद ही वहां पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए थे, जिस दौरान मिच को भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दिया गया था और अब तक टाइसन और साथी स्पेंसर भी वहां पर पहुंच गए थे। खैर अब जैसा कि ड्वाइट के कारण सभी लोगों की जान बच गई थी, तो ड्वाइट और मार्गरेट वहां पर काफी ज्यादा खुश होते हैं और तभी ड्वाइट के पास मूसा आकर उससे डेकन के बारे में पूछता है। बट फिलहाल के लिए ड्वाइट का मूसा से बात करने का कोई भी मन नहीं था, इसीलिए वो मूसा से कल रात में बात करने को कहता है, जिस पर पहले तो मूसा नहीं माना था, मगर उसे पता था कि अगर ड्वाइट ने वादा करा है कि वो कल मूसा से बात जरूर करेगा, तो ड्वाइट अपनी बात को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगा। इसीलिए अब मूसा भी वहां पर से चला गया था। पर उसको देखने के बाद मार्गरेट ड्वाइट से जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार ड्वाइट इतने बड़े FBI ऑफिसर को कैसे जानता है, लेकिन फिलहाल ड्वाइट मार्गरेट को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता और उसके साथ अपने घर जाने लगता है। खैर अब इसके अगले दिन जब न्यूयॉर्क में ली नाम का एक बहुत ही खतरनाक किलर अपने टारगेट को खत्म करके अपनी दुकान पर वापस आता है, तो री साइमन को ली के पास भेजकर उसे अपने घर पर बुलाता है और ली से तुलसा में जाकर ड्वाइट को खत्म करने को कहता है। लेकिन ड्वाइट का नाम सुनते ही ली के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए थे और वो शुरू में ड्वाइट को मारने से साफ मना कर रहा था। इस पर री उसको धमकाता है कि उसे किसी भी हालत में ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसको जान से मार देगा। साथ ही री ने उसके सामने ये शर्त भी रख दी थी कि अगर वो इस काम को करता है तो आगे से वो री की तरफ से पूरी तरह से फ्री हो जाएगा और उसे री के लिए कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए अपनी आजादी के बदले में ना चाहते हुए भी ली को ये काम करने के लिए मानना पड़ गया था, जबकि अपनी तरफ से वो ड्वाइट को जान से नहीं मारना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ तुलसा में अपने वादे के अनुसार ड्वाइट जाके मूसा से बात करता है, जिस दौरान मूसा लगातार उससे डेकन की लोकेशन जानने की कोशिश कर रहा था। पर इस पर ड्वाइट उसे बताता है कि डेकन तो अब तक मर चुका होगा, पर उसकी बॉडी के बारे में कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम्हें उसके क्लाइंट की जानकारी वाली रिकॉर्डिंग चाहिए तो तुम्हें मुझे फेडरल रिकॉर्ड लाइसेंस दिलवाना पड़ेगा, ताकि मैं अपनी फैक्ट्री में बनी दारू को पूरी कंट्री में सप्लाई कर सकूं। इस पर पहले तो मूसा मना कर देता है, लेकिन ड्वाइट को पता था कि मूसा इस काम को आसानी से करवा देगा। खैर अभी जैसा कि आसपास के एरिया में ड्वाइट की दारू की सेल बढ़ती जा रही थी, इसीलिए सारे दुकानदार जेरी की दारू को अपनी शॉप पर रखना बंद कर देते हैं, जिसके बारे में जब कोल जेरी को बताता है तो जेरी बहुत ज्यादा गुस्से में आकर लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। उस समय पर उसे अपने ऊपर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो ड्वाइट को खत्म करने की जितनी ज्यादा कोशिश कर रहा था, ड्वाइट उतना ही ऊपर उठता जा रहा था। इधर अब तक ली भी तुलसा में आकर मिच के कसिनो में पहुंच जाता है, जहां शुरू में तो वो ड्वाइट को देख रहा था, पर जैसे ही वो ड्वाइट के पास जाकर उससे बात करना शुरू करता है तो ड्वाइट उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। असल में उन दोनों की मुलाकात जेल में हुई थी और ड्वाइट ली का बहुत अच्छा दोस्त था। ड्वाइट को इस बारे में भी पता था कि ली लोगों को जान से मारने का काम करता है, इसीलिए अभी वो ली से उसके हाल चाल पूछने के बाद जानने की कोशिश करता है कि ली तुलसा में किसकी जान लेने आया है। इस पर ली भी उसको बता देता है कि डी ने ली को यहाँ पर ड्वाइट की जान लेने के लिए भेजा है, लेकिन असल में ली ऐसा नहीं करने वाला था। अब ली का प्लान यही था कि बेशक से वो तुलसा से किसी और कंट्री में जाकर रह लेगा, मगर किसी के कहने पर अपने इतने अच्छे दोस्त को जान से नहीं मारेगा। ये सुनने के बाद ड्वाइट को भी काफी ज्यादा अच्छा लगा था, इसीलिए वो ली को रात में उसके घर में खाने पर बुलाता है, जिस पर ली भी मान गया था।
फिर इसके बाद ली अपने होटल में जाकर टी को कॉल पर कह देता है कि मैं ड्वाइट को जान से नहीं मार सकता। जो बात सुनने के बाद तो टी उसको गालियां देने लग गया था, लेकिन ली भी उसको बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाता है और उसकी बात को मानने से साफ मना कर देता है। इस बात को सुनने के बाद तो री को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो अपने फोन को अपने घर में पटक कर तोड़ देता है। इसके थोड़ी देर बाद जब ड्वाइट वापस से मिच के कसिनो में आता है तो उसे मिच से बात करके पता चलता है कि पास के एक होटल में न्यूयॉर्क से एक असैसिन किसी को जान से मारने के लिए आया है, लेकिन उस बंदे के टारगेट के बारे में मिच को अब तक कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। अब ये बात सुनने के बाद ड्वाइट को समझ आ गया था कि इस नए वाले असैसिन को री ने ही गुस्से में आकर ड्वाइट और ली दोनों को ही जान से मारने के लिए भेजा है। इसीलिए रात में जब ली ड्वाइट के घर में आता है तो ड्वाइट उसका अच्छे से स्वागत करने के बाद उसे उस किलर के बारे में बता देता है। तो उस किलर के बारे में बात करते हुए ली और ड्वाइट फैसला करते हैं कि उस किलर के उन तक आने से पहले वो दोनों ही जाकर उसे खत्म कर देंगे। इसीलिए फिलहाल अब वो उस मोटल के बाहर अपनी गाड़ी को लगाकर खड़े हो जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं कि वो किलर कौन से रूम में है। तब थोड़ी देर नजर रखने के बाद उन्हें पता चलता है कि असल में उस मोटल में एक नहीं बल्कि दो किलर आए थे। उन दोनों को ही डी ने ड्वाइट और ली को जान से मारने के लिए भेजा था। इसीलिए इस बारे में पता चलते ही ड्वाइट और ली अपनी अपनी बंदूक को तैयार करते हैं और धीरे धीरे ऊपर जाकर एक साथ दोनों कमरों में मौजूद किलर को शूट करके खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों वहां पर से चले गए थे। जिसके थोड़ी देर बाद जब साइमन होटल में उन किलर्स को ड्वाइट और ली की जानकारी देने के लिए आता है तो बाहर पुलिस वालों की गाड़ियां देखकर उसका मुंह डब्बे की तरह खुला रह जाता है। इधर दारू की सेल बढ़ने के कारण जोना को काफी ज्यादा काम करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो रात में अकेले ही फैक्ट्री में काम करने के लिए रुकी हुई थी। लेकिन तभी अचानक उसे फैक्ट्री में किसी के होने का एहसास होता है। इसीलिए अब जब वो अपनी बंदूक को लेकर घुसपैठियों को ढूंढने की कोशिश करती है तभी अचानक जेरी का एक आदमी उसके पीछे से उसकी कनपट्टी पर बंदूक रख देता है और उसे अपने बाकी सारे साथियों के साथ किडनैप करके जेरी के घर में ले जाता है। उस दौरान जेरी ने जोना के सामने आकर उसे क्लियर कर दिया था कि अब वो उसके जरिए ड्वाइट को ब्लैकमेल करने वाला है। इतना बोलकर जेरी अपने साथियों से जोना को कुर्सी पर बांधने को कहता है और खुद सोने के लिए चला जाता है। अब इसके अगले दिन तक ड्वाइट को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और अभी तो वो अपने घर में मार्गरेट के साथ काल के बारे में बात कर रहा था, जिसने मार्गरेट को उसके गवर्नर बनने के बाद उसके ही ऑफिस में काम करने को कहा था। ये बात बताने के बाद मार्गरेट वहां पर से अपने काम को करने के लिए चली जाती है और तब ड्वाइट रोज की तरह जोना को नींद से जगाने के लिए उसके कमरे में जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जोना रात में लेट आकर सो गई होगी। पर अभी जैसे ही वो जोना के कमरे को खाली देखता है तो ड्वाइट तुरंत घबराकर मिच को इस बारे में कॉल करके बताता है, जो जानने के बाद मिच भी ड्वाइट के बाकी साथियों के साथ जोना को फैक्ट्री में ढूंढने की कोशिश करने लग गया था। लेकिन उन्हें वहां पर जोना नहीं मिलती, जिससे सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जोना कहां पर गई होगी। खैर उस समय पर जेरी खुद ड्वाइट को कॉल करके उसे बता देता है कि जोना उसके पास है और अब अगर ड्वाइट ने उसकी बात नहीं मानी तो जेरी जोना को जान से मार देगा। इससे ड्वाइट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी नहीं कहता और जेरी का कॉल करने के बाद ड्वाइट अपने साथियों को इस बारे में बताता है। ये बात सुनने के बाद तो ड्वाइट के साथियों को भी जेरी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी जोना की लोकेशन के बारे में कुछ भी पता ना होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब वैसे ड्वाइट ने डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही उसे जोना के बारे में पता चलेगा वैसे ही वो जेरी को जाकर खत्म कर देगा। इसीलिए अभी वो मिच से बहुत सारे प्रोफेशनल हिटमैन और बहुत सारे हथियारों का इंतजाम करने को कहता है। इधर जेरी के घर में जेरी जोना के पास जाकर उसे कुछ पेपर देते हुए उन पर साइन करने को कहता है, जिन पर साइन करने से ड्वाइट की दारू की फैक्ट्री जेरी की हो जाती और अगर जोना उन पर साइन नहीं करती तो जेरी ड्वाइट और उसके साथियों को जान से मार देता। ये बात सुनने के बाद जोना उन पर साइन करने से साफ मना कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि जेरी किसी भी हालत में ड्वाइट को जान से नहीं मार सकता और ड्वाइट जल्दी ही जेरी के पिछवाड़े पर ऐसी लात मारेगा कि जेरी की आने वाली 7 पुश्तों का पिछवाड़ा दर्द करेगा। ये बात सुनने के बाद तो जेरी अपने कमरे से निकल गया था, जिसके थोड़ी देर बाद ही उसके कमरे में कोल पहुंच जाता है, जिसे वहां पर जोना को बंधा हुआ देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और साथ ही उसे ये सोच कर जेरी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि जेरी बस अपने फायदे के लिए इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। इसीलिए फिलहाल कोल जल्दी से जोना को पानी पिलाकर उसे टेंशन ना लेने को कहता है और फैसला करता है कि वो जोना के उसके घर में होने की खबर ड्वाइट तक पहुंचा देगा। इधर ड्वाइट खुद भी काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि अगर धोखे से भी उनका प्लान फेल हो जाता तो जोना की जान भी जा सकती थी। तब ली उसके पास आकर उसको हिम्मत देता है और फैसला करता है कि वो भी ड्वाइट के साथ उसकी बहन को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। अब वैसे क्या आप लोगों के पास ऐसा कोई दोस्त है जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा और हमेशा आपके और आपके परिवार के लिए खड़ा रहेगा? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में उस दोस्त का नाम जरूर बताना। खैर आगे जब बुदी अपनी दुकान में स्पेंसर के साथ कहीं पर जाने की तैयारी कर रहा था तभी वहां पर कोल आ जाता है, जिसको देखने के बाद बुदी के साथी ने कोल को गन पॉइंट पर ले लिया था।
तब स्पेंसर सबसे पहले तो उस आदमी को बंदूक को नीचे करने को कहती है, जिसके बाद कोल उन्हें बताता है कि जोना को जेरी ने जेरी के घर में ही बांध कर रखा हुआ है और उन्हें जल्दी से जल्दी इस बारे में ड्वाइट को बताना पड़ेगा। खैर वहीं अब तक मिच के कसीनो में बिगफुट अपने जैसे हट्टे कट्टे और भी पहलवानों को लेकर आ गया था, जो कि उसके ही कजन्स थे। उन्हें देखकर ड्वाइट काफी ज्यादा खुश होता है और वो लोग मिच के साथ बाहर जाने लग जाते हैं। अब तक मिच ने भी उन लोगों के लिए एक छोटा लोडर ट्रक भरकर एक से एक खतरनाक हथियार मंगवा लिए थे, जिन्हें देखने के बाद गुडी और साथ ही टाइसन भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर अपने अपने लिए हथियार चुनने के बाद वो लोग ड्वाइट के पास आकर उससे बातें करने लगते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि उन्हें जोना की लोकेशन के बारे में कैसे पता करना है। तभी अचानक स्पेंसर वहां पर अपने साथ कोल को लेकर आती है, जिसे देखते ही गुस्से में सबने उसे गन पॉइंट पर ले लिया था। पर अभी कॉल उन्हें कहता है कि मैं खुद भी अपने पिता की हरकतों के कारण शर्मिंदा हूँ और तुम लोगों का साथ देना चाहता हूँ। हालांकि शुरुआत में ड्वाइट को इस बात पर भरोसा तो नहीं होता, लेकिन ड्वाइट के बगल में बैठे ली को कोल की आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो ड्वाइट से शांत होने को कहता है। और तभी स्पेंसर उन्हें ये बात भी बता देती है कि होटल में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट की खबर भी कोल ने ही उस तक पहुंचाई थी, जिसकी वजह से ही ड्वाइट मार्केट और इतने सारे लोगों की जान बचा पाया था। ये बात सुनने के बाद ड्वाइट भी थोड़ा सा शांत होकर कोल को एक पेन और साथ ही एक पेपर देता है, ताकि कोल जेरी के घर का पूरा नक्शा बना सके। खैर अब कोल के बनाए गए नक्शे को देखकर सब लोग रात में जेरी के घर पर 3 बजे हमला करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वहां पर जाने से पहले ड्वाइट ने गुडी को कसीनो में रहकर ही काम संभालने के लिए बोल दिया था, ताकि अगर ड्वाइट को इस लड़ाई के दौरान कुछ हो जाए तो गुडी उसके पीछे से चीजों को अच्छे से संभाल सके। अब शुरू में तो गुडी इस पर नहीं मानता, पर ड्वाइट उसे किसी तरह से मना लेता है। वहीं जेरी जोना को डराने के लिए उसके पास एक कुल्हाड़ी लेकर आता है, लेकिन इसके बावजूद भी जोना साइन करने से मना कर देती है, जिसकी वजह से जेरी परेशान होकर पास की कुर्सी पर बैठकर सो गया था। अब रात होते ही ड्वाइट और उसके साथी जेरी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पूरी तरह से तैयार होने के बाद सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और जैसे ही घड़ी में 3 बजता है वैसे ही वो लोग जेरी के गार्डन में मौत का नंगा नाच करना शुरू कर देते हैं। ड्वाइट के साथियों ने ग्रेनेड लॉन्चर से गार्डन में खड़े सभी गार्ड्स को खत्म कर दिया था, जिसके बाद कुछ को मिच, कुछ को ड्वाइट और कुछ को ली गोलियां मारकर जेरी के घर में घुसने की तैयारी करने लगते हैं। उनके वहां पर जाने से पहले प्लान के अकॉर्डिंग ड्वाइट के साथियों ने वहां पर टीयर गैस वाले ग्रेनेड्स को फेंक दिया था, जिससे अंदर मौजूद जेरी के साथ साथ उसके गार्ड की भी हालत खराब होने लग जाती है। तब मिचली और ड्वाइट अपना अपना मास्क पहनकर अंदर आते हैं और आसानी से जेरी के सभी गार्ड को गोलियां मारकर खत्म कर देते हैं। ये देखकर तो जेरी की फट के 4 से 64 हो गई थी, इसीलिए अभी वो जोना को वहीं पर छोड़कर खुद एक बंदूक लेकर बाहर आता है, ताकि वो ड्वाइट को छुपकर जान से मार सके। लेकिन किस्मत से वो गोली ड्वाइट के नहीं लगती, जो देखकर जेरी वहां पर से भागता हुआ घर के पीछे वाले रास्ते से घर के पीछे बने एक शेड की तरफ आ जाता है, जिस दौरान वैसे तो ड्वाइट भी उसकी तरफ गोलियां चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तक उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थी। इसीलिए वो सबसे पहले तो जोना के पास जाकर उसे मिच तक पहुंचाता है और मिच से जोना को बाहर ले जाने को कहकर खुद जेरी के शेड की तरफ जाने लगता है। शेड के अंदर जेरी बंदूक लेके ड्वाइट के ही आने का इंतजार कर रहा था, जिस दौरान उसको खिड़की से देखकर ड्वाइट पहले तो जेरी का ध्यान भटकाता है और बाद में अचानक से शेड के अंदर जाकर जेरी के मुंह पर धड़ाधड़ मुक्के बजाना चालू कर देता है। उस समय जेरी की हालत तो इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उससे सही से बोला तक नहीं जा रहा था, जो देखकर ड्वाइट उसके पैरों को रस्सी से बांधकर उसको कुछ लकड़ियों के ऊपर लटकाता है और याद दिलवाता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरे परिवार से पंगा लेने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। इतना बोलकर ड्वाइट सच में जेरी के पैरों के नीचे मौजूद लकड़ियों में आग लगा देता है, जो आग जल्दी ही जेरी के कपड़ों से होते हुए उसके शरीर तक पहुंच गई थी, जिससे जेरी तड़पते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन ड्वाइट तो उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम ना कर फुल टशन में वहां पर से निकल जाता है। अब इसके बाद अगले दिन हर सीजन की तरह ड्वाइट अपने साथियों के साथ मिच के कसीनो में पार्टी कर रहा था, जिस दौरान ही मूसा वहां पर आ जाता है, जिसको देखने के बाद ड्वाइट उसे तुरंत ही कसीनो के ऑफिस में ले जाता है। वहां पर मूसा ने ड्वाइट को उसका फेडरल लिक्वर लाइसेंस दे दिया था, इसीलिए अब अपने वादे के अनुसार ड्वाइट भी मूसा को वो रिकॉर्डिंग दे देता है, जिसे सुनकर मूसा को डेक्कन के क्लाइंट्स के बारे में पता चल जाता। इसीलिए मूसा भी अब खुश होकर ड्वाइट से कहता है कि अगर आगे मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। इस पर ड्वाइट भी मानकर अपने साथियों के साथ वापस से एंजॉय करने चला जाता है। अब आप लोगों को ड्वाइट के बारे में क्या क्या अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग इस बारे में जरूर बताना और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन भी देना कि आगे आप लोग कौन सी सीरीज की कहानी जानना चाहते हो। इसके साथ ही ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।